वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी। और जैसा कि आप सभी ने देखा है थंबनेल पर, हम यूपी टेट के बारे में आज बात करने वाले हैं। यूपी टेट का हमारा कोर्स शुरू हुआ है, जो है आपका पेपर 2 सोशल साइंस। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो यूपी टेट है, जैसा कि आपको पता ही है कि अब तो लाइफ टाइम हो गया है, तो अगर आप एक बार क्रैक कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आगी। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स शुरू हुआ है पेपर 2 सोशल साइंस, और ये हमारी क्लास 1 है आज। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा डीपली ना पढ़े, मतलब जितना यूपी टेट में जरूरत है, क्योंकि बच्चे यही उनकी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारा बुक्स इधर से उधर से कलेक्ट करके स्टडी मटेरियल रख लेते हैं, बट उतना पढ़ नहीं पाते। तो क्यों ना उतना ही कलेक्ट कीजिए मटेरियल जितना पढ़ सकें। ठीक है, तो मेरी एडवाइस तो यही है कि अपना जो स्टडी मटेरियल है पहले उसको लिमिटेड रखें, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं, और हमारे जो क्लास 1 है ये होगी आपकी हिस्ट्री की क्लास। ठीक है, और हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। एग्जाम आपका अक्टूबर में बताया जा रहा है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका नहीं आया है। ठीक है, तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, आए नहीं आए, पर आपको अपने प्रिपरेशन ऐसे ही लगातार करते रहना है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास है आपकी, और इसमें हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री का, वो है आपका हिस्ट्री के स्रोत, यानी इतिहास जो है वो क्या है और इतिहास के स्रोत क्या है। तो आज हम उसी बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और सारा इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। अगर मैं पूछूं आप सभी से कि हिस्ट्री क्या है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है हिस्ट्री क्या है। सबके पास अलग अलग बातें होंगी बताने के लिए कि हिस्ट्री जो है वो एक घटना का एक क्रम है, या कह सकते हैं कि अतीत में होने वाली कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, या फिर इतिहास जो है वो कुछ घटनाओं का अध्ययन है, या कुछ भी आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन कुछ वाक्यों में या फिर एक प्रॉपर वाक्य में अगर हम देखें हिस्ट्री के लिए, तो क्या है इतिहास, क्या है। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें इतिहास को, पूरे वर्ड को, पूरे शब्द को, तो इति का मतलब यहाँ पर निकल आता है ऐसा। ठीक है, ऐसा। ह का मतलब निकल आता है हुआ, और आस का मतलब निकल आता है निश्चित रूप से। तो ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। इतिहास का मतलब क्या है, हिस्ट्री का मतलब क्या है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, या फिर यह निश्चित था। ठीक है, ऐसा एक टाइम में हुआ था। अब बात आती है कि हिस्ट्री जो है, क्या सब कुछ ही हिस्ट्री है? क्या दुनिया में हर एक घटना जो घटित हुई, क्या सब कुछ ही हिस्ट्री है? नहीं, कुछ एक विशेष घटना जिसका हमारी लाइफ में या हमारे आसपास के जीवन में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है घटनाएं, जो वो ही हम पढ़ते हैं, या उन्हीं के बारे में हमने अध्ययन किया है। दुनिया की हर चीज के बारे में जानना आवश्यक नहीं है, और आप जान सकते भी नहीं है। इसलिए जो चीज जरूरी है और जो घटनाएं रिलेटेड हैं, आप उन्हीं के बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का मतलब होता है ऐसा निश्चित था या ऐसा हुआ था। किसी पर्टिकुलर, अगर हम हिस्ट्री के अंगों की बात करें, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम होगा जब कोई घटना घटित हुई है, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से रिलेटेड होगी वो। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। एक पर्टिकुलर काल होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जिसके बारे में हमें पता करना पड़ता है। ठीक है, अब आता है कि मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। कि मानव से रिलेटेड जो भी कुछ महत्वपूर्ण घटना, इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई है, उन सभी को हम हिस्ट्री में अध्ययन करते हैं, या इतिहास में उन सबका अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट शब्द है। सभी ने यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा के बारे में सभी को पता है। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया। ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया। ठीक है, यानी ग्रीक लोगों ने हिस्ट्री के लिए एक वर्ड जो था उनके पास, वो था हिस्टोरिया। तो हिस्टोरिया जो शब्द है उसका मतलब क्या था? इसका मतलब था छानबीन करके प्राप्त की गई जो जानकारी होती है। ठीक है, मतलब किसी एक, मतलब हमने कोई जानकारी निकाली है, और वो जानकारी बहुत जांच पड़ताल कर लेने के बाद, बहुत छानबीन कर लेने के बाद हमने पता लगाया है, तो उसके लिए क्या वर्ड हमने यूज किया है? हिस्टोरिया। यानी उन्होंने हिस्टोरिया कहा ग्रीक लोगों ने। अब जब ग्रीक लोगों का नाम आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिस्ट्री के बारे में इसको एज अ सब्जेक्ट जो प्रेजेंट किया है, हिस्ट्री को एक
क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह, विषय की तरह जो आगे लाने का काम किया है वो ग्रीक के लोगों ने ही किया है, ग्रीक इतिहासकारों के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ इतिहास का जनक अगर किसी को कहा जाए तो कहा जाएगा हेरोडोटस को। इसको हेरोडोटस को, क्यों? क्योंकि हेरोडोटस ये ग्रीक से थे और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था बुक का? हिस्टोरिका। और इस बुक में यानी इस बुक हिस्टोरिका में इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई एक बुक लिखी गई थी इतिहास को लेकर, यानी प्राचीन घटनाओं को लेकर, पुरानी जो घटनाएं घटित हुई थी उनको लेकर के लिखा गया। ठीक है, और एक बुक में उसको संकलित कर दिया गया, बुक के अंदर मेंशन कर दिया गया सारी घटनाओं को। तो इस ये कोई बहुत छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। इस वजह से फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है हेरोडोटस को, क्योंकि उन्होंने इतिहास की जो घटनाएं हैं उनको संकलित किया, उनको एक अपनी बुक में मेंशन किया, लिखा। कि हिस्ट्री जो है, अगर हमें हिस्ट्री को पढ़ना है, अगर हमें घटनाओं को पढ़ना है तो घटनाओं को पढ़ने के लिए हमें एक सही क्रम में चलने की जरूरत भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने अभी कोई घटना के बारे में पढ़ लिया फिर किसी और घटना के बारे में, तो हम खुद कंफ्यूज रहेंगे, हम क्या हिस्ट्री को समझेंगे। तो हिस्ट्री को ठीक से समझना है तो एक सीक्वेंस में उसको लेकर आना जरूरी है। ठीक है, तो हिस्ट्री की जब बात आती है, इतिहास की बात आती है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हिस्ट्री को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, प्राचीन भारत या प्राचीन समय की हिस्ट्री बोल सकते हैं, एंशियंट टाइम की प्राचीन। फिर बात करते हैं मध्यकालीन जो हिस्ट्री है, हमारी इतिहास है। उसके बाद आधुनिक काल का जो इतिहास है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इस पूरे को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हिस्ट्री में हमें ये सब कुछ भी पढ़ना है। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए और एक स्रोत बेस्ड है कि जो हिस्ट्री है उसका मेन सोर्सेज क्या क्या होते हैं या फिर हिस्ट्री क्या है। इसके बाद तो ये सब कुछ हमें डिटेल से पढ़ना ही है। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। एक तो एंशियंट हिस्ट्री यानी पुरानी, प्राचीन, फिर मध्यकाल की, और थर्ड है हमारे पास जो आधुनिक हिस्ट्री है हमारी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें भी प्राचीन इतिहास जो है उसको भी आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हम हिस्ट्री को और अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि आज के टाइम में हम ये चीजें देख लें कि एक वो ले लेते हैं 1857 का विद्रोह मान लिया, तो 1857 के विद्रोह से पहले भी तो बहुत सारी चीजें हुई होंगी ना, तो उनको भी तो सीक्वेंस में जानना जरूरी है ना। तो इसलिए हिस्ट्री को भी प्राचीन इतिहास, प्राचीन जो काल की हिस्ट्री है उसको भी हमने आगे कुछ पार्ट्स में, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ सके, समझ सके, कंफ्यूज ना हो, इसलिए उसको डिवाइड कर दिया है। तो देखिए प्राचीन इतिहास जो है उसको हमने आगे 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ पर अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। प्रॉब्लम तो होती ही है लेकिन थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है आपको। प्राग ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड। कौन सा? प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी हिस्ट्री से पहले वाला टाइम, हिस्ट्री से भी पहले वाला टाइम। ठीक है, तो ये है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब समझते हैं कि ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये वो समय था जब हमारे पास लिखित सामग्री नहीं थी। ठीक है, हमारे पास रिटन फॉर्म में कुछ भी अवेलेबल नहीं था जिसके थ्रू हमें उस टाइम के बारे में पता चल सके कि उस टाइम पे कैसे लोग थे, क्या था क्या नहीं था। समझ रहे हैं? वो समय, वो काल, प्रागैतिहासिक काल वो काल है जब हमारे पास उस वक्त के कोई भी रिटन सामग्री, कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये वो समय है, इसको आप कह सकते हो पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल। आपको हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है? या तो आपके पास कोई बुक होगी पुराने समय की, कोई ग्रंथ होगा, या फिर कोई अभिलेख होगा, कोई बिल्डिंग होगी, कुछ ना कुछ ऐसा अवेलेबल होगी चीज। तो ये वो समय है जब ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। ठीक है, फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री। अब ये वो समय था जब लिखित सामग्री तो थी, मतलब
आदि मानव थोड़ा सा आगे बढ़ चुका था और आगे बढ़ने के बाद उसने चीजें लिख भी दी थी। ठीक है, मतलब वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था, चीजें लिखने भी लगा था, लेकिन उसकी जो लिखावट है, उसका जो लिखने का जो पैटर्न था, तरीका था, वो हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, उसने लिखा तो सही लेकिन वो हम पढ़ नहीं पाए। तो ये कौन सा टाइम है आपका, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ये वो समय है, आप इसको सैंधव कालीन कह सकते हैं, सिंधु काल का बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा जब अवेलेबल था लेकिन आपको ठीक से समझ में नहीं आया। ठीक है, अंदाजा लगा लिया कि अच्छा ये चीज हुई होगी, वो चीज हुई होगी, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आया उनका लिखा हुआ। ठीक है, अब थर्ड वाला है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल जिसको हम कहते हैं प्रॉपर हिस्टोरिक एज। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर ही बोलते हैं इसको, हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल। इस काल में बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हुई और हमें पता चला कि अच्छा उस समय में ऐसा राजा था, ये युद्ध हुए, ऐसी प्रजा थी, ऐसा समाज था, ये युद्ध हुए, समाज में अच्छा काम ऐसा हुआ, धर्म ऐसा था, मतलब सारी चीजों के बारे में हमें पता चलने लगा। दूसरा वहां पे इस टाइम में ये भी था कि जो विदेशी हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा, यहाँ के लोगों ने भी लिखा। तो हमारे पास एक प्लेंटी, जिसको कहते हैं बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हो गई थी। तो हम एकदम ब्लैंक नहीं थे कि उस टाइम में क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि प्राचीन इतिहास को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी वो समय जब हमारे पास कोई भी रिटन सामग्री या मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो हमें उस काल के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता चल पाया, प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल पाया। दूसरा है जैसे पाषाण काल, इसका एग्जाम्पल है पाषाण काल। पाषाण काल यानी पत्थर वाला टाइम। ठीक है, जब आदि मानव था वो डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। ठीक है, बहुत पुराने समय की बात हो रही है। फिर है आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित तो है यानी चीजें है तो, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया कि हम उनको पढ़ सके। और थर्ड वाला है ऐतिहासिक काल, यानी बहुत सारे सामग्री हमारे पास, बहुत सारा रिटन मटेरियल हमारे पास अब इस वक्त में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इसमें आप लिख सकते हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ठीक है, लास्ट वाले में। अब आता है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इतिहासकार और पुरातात्विद में क्या अंतर होता है, इतिहासकार और पुरातात्विद में, तो मैं आपको बता दूं, ये होता है आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, यानी पुरातात्विद वो लोग होते हैं जो पुरातत्व, सबसे पहले इसको समझने के लिए एक शब्द समझना जरूरी है, पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब होता है वो सब चीजें जो हिस्ट्री में या अतीत में कहीं किसी वक्त यूज हुई थी, यानी एक वक्त में लोगों द्वारा यूज की गई कुछ सामान बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा सामान, कुछ ऐसी सामग्री जो लोगों ने यूज की हो या फिर उनके समय का हो और वो आज के टाइम में बच गया हो, तो उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर स्टडी की जाती है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें को खोद कर निकाला गया है, उसको कई साल तक स्टडी की गई है और स्टडी के बाद पता चला है अच्छा वहां के लोग तो इस तरीके के धर्म को मानते थे या फिर ये वाले देवी देवता को पूजते थे। ठीक है, 100 तरीके की चीजें निकाल कर लाते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, ये अध्ययन करते हैं उस समय की वस्तुओं का, पुराने समय की वस्तुओं का प्रॉपर तरीके से अध्ययन करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर एक आउटपुट देते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इतिहासकार क्या करते हैं, ये इतिहास मतलब मेनली इनका ये काम होता है इतिहास की जो घटनाएं हैं उनका पता लगाना, यानी उनको अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करना। लेकिन ये उत्खनन, अभिलेख और इन सब चीजों के बारे में जानकारी वगैरह निकालते हैं और उनके ऊपर प्रॉपर अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब अजय इतिहास को जानने के स्रोत यानी सोर्सेज। जैसे कि अगर आप अभी इस वक्त अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने के लिए कुछ सोर्सेज आपके पास होंगे। जैसे कि आप बुक्स पढ़ रहे होंगे, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे होंगे। इसके अलावा आप अपना स्टडी मटेरियल कहीं ना कहीं से कलेक्ट कर रहे होंगे, तो ये सब आपके सोर्सेज हैं। ठीक है, जो आप अपनी पढ़ाई में यूज कर रहे हो। तो ऐसे ही हिस्ट्री जो है उसको जानने के बहुत सारे स्रोत हैं। ठीक है, तो उनमें से हमने उनको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है।
अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास साहित्यिक स्रोत। पहला कौन सा है? साहित्यिक स्रोत, यानी जो लिटरेचर से रिलेटेड चीजें होती हैं, बुक्स वगैरह, ग्रंथ, कोई बुक, ठीक है, ये सब चीजें साहित्यिक स्रोत के अंदर आती हैं। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक शब्द पुरातत्व से बना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुरातत्व का मतलब होता है पुराने समय की जो चीजें हैं, ठीक है, जो किसी वक्त में किसी इंसान ने या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में यूज की जाती होंगी, वो सब चीजें जो बच गई हैं, ठीक है, आज के टाइम में जो यूज की गई थी और बच गई है आज के टाइम में, हमें उन चीजों का अध्ययन करके पता लगा लिया है कि उस वक्त क्या रहा होगा माहौल। ठीक है, तो पुरातात्विक, इसमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कुछ भी चीजें आ सकती हैं जिनके बारे में हम अध्ययन कर सके। ठीक है, तो ये है पुरातात्विक स्रोत। और थर्ड है हमारे पास विदेशी यात्रियों से प्राप्त जानकारी, यानी बाहर से जो लोग आते थे, चाहे वो फायान हो, चाहे वो अलबरूनी हो, या फिर कितने ही सारे लोग ह्यूइंसांग हो, ये सब कुछ विदेशी यात्री आए थे भारत में, यहाँ पर रहे, यहाँ पर पढ़े, यहाँ पर घूमे पूरे देश में, और पता लगाने की कोशिश की कि जो भारत है वो एक्चुअली में है क्या। ठीक है, और किस पर्टिकुलर राजा के टाइम में आए, उस सब की जानकारी उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो ये हमारे पास जो स्रोत होते हैं, ये हमें प्रॉपर जानकारी देते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में, समय में शासक कैसा था, वहां की राजनीति कैसी थी, समाज कैसा था, ओवरऑल हर चीज वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे स्रोत। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे स्रोत के बारे में। हमने अभी 3 स्रोत के बारे में पढ़ा था, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों के स्रोत। ठीक है, विदेशियों से प्राप्त में हमारे पास जो वृत्तांत मिले हैं। अब यहाँ पर हम साहित्यिक स्रोत में देखेंगे कि कितने सारे हमारे पास स्रोत हैं। देखिए, इसमें पहले नंबर पर हमारे पास है धार्मिक साहित्य, ठीक है, यानी धर्म से रिलेटेड साहित्य, और दूसरा है हमारे पास लौकिक साहित्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य के बाद का है हमारे पास ब्रह्मेतर साहित्य। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य के अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ग्रंथ आते हैं जो हमें बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं उस समय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेद के बारे में। सबसे पहले हमारे पास कौन सा ग्रंथ है? वेद। धर्म ग्रंथ की बात करें तो सबसे पुराना जो हमारे पास स्रोत हमारे पास उपलब्ध है वो है वेद। ठीक है, वेदों में क्या चीजें हैं ये आप सभी को पता है कि वेदों में आर्यों के बारे में बताया गया है कि जो आर्य थे वो कैसा उनका जीवन था, कैसा शासन था, उनके समय में क्या क्या चीजें प्रचलित थी, क्या क्या समाज में चीजें थी। ठीक है, तो ये वेद जो कितने हैं, वेद जो यहाँ पर बताए गए हैं, वेद हैं टोटल 4। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, और सबसे नया यानी सबसे आखिरी वाला जो वेद है वो है अथर्ववेद। ठीक है, तो ये आपको ये चीजें याद रखनी है। वेदों में आर्यों के जीवन के बारे में बताया गया है। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ। क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ। देखो, वेदों के विधान को, वेदों में जो भी उनके यज्ञ थे, जो भी नियम थे, जो भी विधान थे, उनको अच्छी तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। तो हर एक वेद का अलग एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें वेदों के बारे में, इनके बारे में, इनकी जो विधान है, इनके जो यज्ञ हैं, नियम हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, अगला है उपनिषद। अगला है हमारे पास उपनिषद, एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों का सबसे अंत वाला ये पार्ट है। वेदों का सबसे आखिरी वाला जो हिस्सा माना जाता है वो माना जाता है उपनिषद। उपनिषद का बेसिकली मतलब ये निकाला जाता है कि गुरु के पास बैठना। ठीक है, गुरु के समीप बैठना, और गुरु के समीप बैठकर वहां पर वेदों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उसके बारे में समझा, उन्हीं को क्या कहा गया? उपनिषद। ठीक है, वही उपनिषद कहलाए। तो आप देखेंगे कि उपनिषद भी मतलब जब आप ये पढ़ेंगे तो इसमें उपनिषद के बारे में भी बहुत अच्छा आपको मेंशन मिलेगी चीजें, जिसमें कि उस समय
आर्यों के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जाता है उपनिषद भी। इसके अलावा आरण्यक ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जाता है। अगर हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो आरण्यक का मतलब होता है मेनली जंगल। आरण्यक का मतलब मेनली होता है जंगल या फिर वन। देखिए, जो आर्य थे उनके लास्ट जो उन्होंने टाइम बिताया जंगल में, जो उन्होंने समय बिताया, उस समय के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें आरण्यक में तो आरण्यक भी बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो आरण्यक के बारे में अगर बोला जाए कि इसमें है क्या, तो इसमें दार्शनिक यानी फिलोसफिकल और रहस्यात्मक विषय शामिल है, ठीक है। आरण्यक में दार्शनिक और रहस्यात्मक विषय शामिल है। अब बात करते हैं स्मृति, जैसे कि मनुस्मृति, कुछ स्मृतियां भी हैं, ठीक है। ऋषि मुनियों के बारे में है, काफी सारी चीजों के बारे में इसमें मेंशन किया गया है स्मृतियों में। वेदांग वेदों को समझने के लिए जिनकी रचना की गई उनको क्या कहा गया, वेदांग। और ये नंबर में टोटल कितने होते हैं, 6, ठीक है, 6। फिर है आगे पुराण के बारे में। पुराण का मतलब होता है पुराना या फिर प्राचीन, और इनका अगर टोटल नंबर देखा जाए तो ये लगभग माना जाता है 18 यानी 18। और जो महाकाव्य है, और इसमें पुराण में भगवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण और बहुत सारे पुराण हैं, ये टोटल 18, ठीक है। इनमें भी उस वक्त के बारे में, राजाओं के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्रोवाइड की गई है। फिर है महाकाव्य का सबको पता ही है, रामायण और महाभारत, जो उस समय के इम्पोर्टेंट बातों के बारे में हमें बताते हैं, समाज के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ब्राह्मणेतर यानी इनके बाद के जो हमारे पास कुछ स्रोत अवेलेबल हैं, इनमें मेनली है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है। जो भगवान महावीर माने जाते हैं जैन धर्म से रिलेटेड थे, और सिद्धार्थ जो थे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है। इन्होंने अलग तरीके से क्या कह सकते हैं, मतलब अलग तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की, अलग तरीके से धर्म के बारे में बताया, और बहुत सारी इनकी शिक्षाएं थी जिनके माध्यम से इन्होंने लोगों को मोक्ष के बारे में बताया, काफी सारी चीजें बताई। तो इनमें ये सब मेंशन है। बौद्ध साहित्य के बारे में बताया जाए तो ये मेनली पाली भाषा में मेंशन है, और जैन साहित्य की अगर बात करें तो ये ज्यादातर प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। दूसरे नंबर पर आता है, पहला हमने धार्मिक साहित्य देख लिया है, अब हम देखेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में मेनली वो सब बुक्स आती हैं जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम में राजाओं के बारे में बताती हैं। यहाँ पे अलग चीज है और यहाँ पर इन बुक्स के अंदर कुछ अलग चीज है। तो इसमें कौटिल्य जो थे, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, है ना, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बातें बताई गई थी। पाणिनि भी एक इम्पोर्टेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट राइटर थे जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, ठीक है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। इसके अलावा गार्गी संहिता है, हर्षचरित है, और भी मालविकाग्निमित्रम है, और जो कालिदास ने लिखी थी। इसके अलावा काफी सारे ऐसे बुक्स रही हैं, कुछ ऐसे ग्रंथ रहे हैं जिनमें जो एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तात्विक स्रोत के बारे में देखते हैं, यानी पुराने समय की जो चीजें बची हुई हैं उनके ऊपर अध्ययन किया गया और फिर पता लगाया गया कि उस वक्त पे क्या क्या चीजें पॉपुलर थी, कैसा समाज था, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा तात्विक स्रोत में सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अभिलेख। देखिए, अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख अलग अलग तरीके के थे यहाँ पर। और अभिलेख मेनली क्या होते थे, लेख जो पत्थर या फिर धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, ठीक है, खोद दिए जाते थे ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे, मतलब काफी टाइम तक चलने वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि किसी कागज पर लिखा गया है और वो टाइम के साथ साथ खराब हो गया है, नहीं। ये अभिलेख शिलालेख होते थे जिसको एक बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस के ऊपर उत्कीर्ण कर दिया जाता था और ये काफी लंबे समय तक चला है, और मतलब आज भी हमारे पास है एक स्रोत के रूप में। तो पत्थर धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कुछ ही देखने हैं
ठीक है। बाकी जब हम इन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उस वक्त भी हमें इन सबको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले है अशोक का लुम्बिनी अभिलेख। अशोक का लुम्बिनी अभिलेख, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये रुम्मिनदेही अभिलेख का ही एक पार्ट है और इसमें बताया गया था अशोक के टाइम के बारे में कि लुम्बिनी में, लुम्बिनी जो है ये नेपाल को बोला जाता है, ठीक है। लुम्बिनी मतलब नेपाल, आज का जो नेपाल है। तो लुम्बिनी में उपज का 8वां जो हिस्सा था वो देना होगा। तो इस तरीके की चीजें राजा के कुछ, मतलब राजा ने कुछ आदेश दिए हैं या फिर कोई भी ऐसी बात जो इम्पोर्टेंट थी उनको उत्कीर्ण करा दिया जाता था, ठीक है, ताकि वो सबको दिखाई दे जाए और याद भी रहे। फिर है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख ये इलाहाबाद में है और इस इलाहाबाद अभिलेख भी बोल देते, इलाहाबाद स्तंभ लेख बोल देते हैं। फिर है सारनाथ स्तंभ लेख, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि ये पहला ऐसा अभिलेख है जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये पहला ऐसा अभिलेख है जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो ये तो हो गया अभिलेख की बात। इसके अलावा शिलालेख थे या फिर गुहालेख, यानी गुफाओं पर भी राजा के आदेश वगैरह को लिखा जाता था। अगर हम मुद्राएं की बात करें, पुरातात्विक स्रोत में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मुद्रा शामिल है, क्योंकि मुद्राएं जो है यानी इनको हम सिक्के भी बोल सकते हैं उस वक्त के, ठीक है। ये हमें उस वक्त के जो शासक हैं उनके बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है कि जैसे कि सोने के सिक्के थे, तांबे के थे, किस चीज के सिक्के थे, शीशे के भी मेंशन है या तो फिर ये सब बताते हैं कि उस वक्त के राजा का इंटरेस्ट, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। उनके शौक भी बताते थे कि वो किन किन चीजों के शौकीन थे या उस समय में क्या क्या चीजें प्रचलित थी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे प्राचीनतम अगर मुद्रा की, सबसे प्राचीन सिक्कों की अगर बात की जाए तो आहत सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में लाए गए थे, ठीक है। बौद्ध से पहले, मतलब जब ये बौद्ध थे इनसे पहले सिक्कों का प्रचलन नहीं था और 5वीं 6ठी शताब्दी से ही ये सिक्के चले हैं, आहत सिक्के, ठीक है। आहत सिक्के मेनली चांदी की हुआ करते थे, लेकिन कुछ तांबे के भी मिले हैं, ठीक है। इसलिए हम चांदी को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे कि चांदी के ज्यादा मिले हैं, लेकिन तांबे के सिक्के भी मिले हैं कुछ मात्रा में, कुछ हद तक, ठीक है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है, हिंद यमन द्वारा जारी किए गए थे सोने के सिक्के, ठीक है, सोने के सिक्के। अब बात आती है सोने के सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए, तो ये जारी किए गुप्त शासकों ने। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक हैं गुप्त शासक। लेकिन सोने के सिक्के शुद्ध मात्रा में, यानी सबसे शुद्ध अगर सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन हैं, तो वो है कुषाण शासक। कौन है? कुषाण शासक। तो इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गुप्त शासकों ने और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए कुषाण शासकों ने। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के किसने जारी किए, तो ये भी जारी किए कुषाण शासकों ने ही, ठीक है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि शीशे के सिक्के भी देखे गए, ये किसने जारी करवाए? ये जारी करवाए सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने। अगला है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, गुप्त शासक कुमारगुप्त वन, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एक मुद्रा है, घुड़सवारी करते हुए उसमें एक राजा को दिखाया गया है। तो ये जो राजा है घुड़सवारी करते हुए जो दिखाया गया है, ये कौन सा राजा है? तो ये है कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि वीणा बजाते हुए एक शासक को सिक्के पर दिखाया गया है, ये शासक का आपको नाम बताना है। तो ये शासक है समुद्रगुप्त, ठीक है। और ये बताता है कि समुद्रगुप्त का जो म्यूजिक से लगाव था, या फिर कह सकते हैं कि संगीत से जो लगाव था, ये उस बारे में सिक्के उस बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, स्मारक भवन और कलाएं। पुरातात्विक स्रोतों में, यानी पुराने समय की जो वस्तुएं हैं, इनमें अध्ययन करके उस वक्त के बारे में स्मारक भवन और उस वक्त की कलाओं से भी पता लगाया गया। जैसे कि अगर मंदिरों की बात करें, भवनों की बात करें, तो
पहली है नागर शैली, इंपॉर्टेंट है, दूसरी है द्रविड़ शैली और हमारे पास तीसरी है बेसल शैली। तो जो बेसिकली नागर शैली है वो उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की एक शैली है, ठीक है। इस शैली में मंदिर निर्माण कराए गए जिसमें नीचे गर्भगृह की भी वो थी, जिसमें मूर्ति रखी जाती थी भगवान की। इसमें दशावतार मंदिर और लिंगराज मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिंगराज मंदिर जो है वो कौन सी शैली में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है नागर शैली में, ठीक है। बेसिकली नगरीय शैली है नागर शैली। द्रविड़ शैली है साउथ इंडिया की, ठीक है, यानी दक्षिण भारत की शैली है और पल्लव और चोल राजा के टाइम में, पल्लव राजा से शुरू हुई और चोल राजा के टाइम तक ये अपने उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। तो ये दो नाम आपको जरूर ही याद रखने हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, चोल शासकों द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर। अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन आए कि बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कौन सी शैली में है, तो आपको बताना है कि ये द्रविड़ शैली में है। इसके बाद थर्ड शैली है बेसल शैली। बेसल शैली के जो मंदिर है इनका निर्माण नागर प्लस द्रविड़ शैली को मिक्स करके बनाया गया, मतलब नागर और द्रविड़ शैली से थोड़ा थोड़ा सा दोनों का कॉन्सेप्ट को मिक्स किया और फिर बनाया गया, ठीक है। नागर और द्रविड़ शैली का सम्मिश्रण एक तरीके से इसको कहा जा सकता है। और चालुक्य और होयसल के टाइम में जो भवन निर्माण हुए, मंदिर निर्माण हुए, वो इसी शैली में हुए, बेसल शैली में। ये अभिलेख जो है, इसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी। और जो मुद्रा होती है इसकी स्टडी को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी सिक्कों की स्टडी या अध्ययन। स्तूप जो थे वो समाधि स्थल थे बौद्ध के समय के, और जो चैत्य थे ये पूजा ग्रह थे बौद्ध समय के, यानी बौद्ध समय में जो पूजा ग्रह थे उनको चैत्य कहा जाता था। अगला पॉइंट है मूर्तिकला। मूर्तिकला में हमारे पास ये शुरू हुई मूर्तिकला गांधार क्षेत्र से, और इम्पोर्टेंट अगर हम शैलियों की बात करें तो गांधार शैली और मथुरा शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। बोधिसत्व की जो ज्यादातर मूर्तियां हैं ये गांधार शैलियों में ही बनवाई गई थी। और मथुरा कला का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो ये है आध्यात्मिक और भावुकता। आपने देखा हो गांधार शैली बोधिसत्व वाला जो मूर्ति वाला पोर्शन था उसमें काफी अलग तरीके से मूर्तियां हैं, लेकिन मथुरा में एक शुद्ध तरीके से और आध्यात्मिक और भावुकता के भाव को ज्यादा दिखाया गया है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे वृतांत लिखे, बताए और काफी सारे उन्होंने स्रोत दिए जो कि काफी, कुछ इनमें से कुछ विश्वसनीय स्रोत के रूप में देखे जाते हैं, कुछ अविश्वसनीय, यानी कुछ पर भरोसा किया जाता है कुछ पर नहीं। तो देखते हैं वे महत्वपूर्ण है। यूनानी यात्री आए, ये यूनान से आए, चीन से आए और अरबी और फारसी लोग भी शामिल थे इसमें, जिन्होंने महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अपने वृतांत दिए। फर्स्ट नेम यहाँ पर है टेसियस। टेसियस जो है वो ईरान से आया था और राजवैद्य था। दूसरा है हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। उन्होंने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी हिस्टोरिका, ठीक है। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका, जिस बुक में इन्होंने 5वीं शताब्दी में इन्होंने ये बुक लिखी थी। और ये पहली ऐसी बुक थी जिसमें काफी मतलब कह सकते हैं कि अतीत के बारे में उन्होंने लिखा था, घटनाओं का संकलन किया था। थर्ड है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट है निरियाकस। निरियाकस एक महत्वपूर्ण इन्होंने यात्री थे जो सिकंदर के साथ आए थे भारत में, ठीक है। अगला है डायोनीसियस। सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो। डायोनीसियस ये मिस्र से आए थे और किसके शासनकाल के टाइम में आए थे? अशोक के टाइम में आए थे। इसके अशोक के समय में आए थे। टॉलमी जो है वो रोम से थे और भारत का भूगोल नाम से इन्होंने एक बुक लिखी थी और 2nd सेंचुरी में लिखी थी, 2री शताब्दी में, ठीक है। डाइमेकस सीरिया से आए थे और किसके शासनकाल में आए थे? बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है स्ट्रेबो, फिर है प्लिनी। प्लिनी इंपॉर्टेंट है।
नेचुरल हिस्ट्री नाम से उन्होंने बुक लिखी फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है, फिर अगला है चीनी यात्री। चीन से आए हुए जो लोग थे उन्होंने महत्वपूर्ण बुक लिखी और यहाँ पे काफी टाइम रहे और यहाँ के शासकों के बारे में जानकारी दी। तो इनमें ह्वेनसांग, फायान और इत्सिंग। तो फायान की बात करें तो इनका जो असली नाम था वो था कुंड। फायान का असली नाम था कुंड और उन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी फोक्यो की। फिर सेकंड है ह्वेनसांग सीयू की इन्होंने बुक लिखी थी और ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। ठीक है, फायान चंद्रगुप्त के टाइम में आए थे, चंद्रगुप्त 2 के टाइम में आए थे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखने, पूछ लिया जाता है चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य। ठीक है, ह्वेनसांग, फायान और इत्सिंग जो है वो 7वीं शताब्दी में आए थे और इन्होंने श्री गुप्त के बारे में अपने लेखों में बताया है, लिखा है और कहा है कि गुप्त वंश जो है उनका जो संस्थापक है, गुप्त वंश का संस्थापक वो है श्री गुप्त। अगला देखें तो अरबी फारसी के अगर लेखक की बात हो तो अल-मसूदी, इसने अपने जो बुक है वृतांत है इसमें पाल शासकों के बारे में लिखा था। सुलेमान, इसने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में लिखा था। अल-बरूनी ईरान से आया था महमूद गजनवी के साथ और इसने किताबुल हिंद लिखी थी जो काफी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद भी बोलते हैं इसको। इब्न बतूता मोरक्को से आया था और इसने रिहिला लिखा जिसमें काफी इंपॉर्टेंट स्रोत के रूप में इस बुक को देखा जाता है, रिहिला को। अगला अन्य में हम देख सकते हैं मार्को पोलो, ये वेनिस से आया था। इसके अलावा तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक थे। तो ये सब लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लेखक जो है वो कौन से शासक के टाइम में आए थे और उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण बुक। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये था लेक्चर, आई होप आपको कुछ अच्छा लगा हो और प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से लेक्चर्स लेकर आऊं आपके पास। ये हमारे सिर्फ स्रोत थे, आगे हमें जो लेक्चर्स होंगे वो टॉपिक वाइज जो होंगे उनमें ये जो स्रोत है ये और बड़े लेवल पे हम जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी उनको और बड़े लेवल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।